हेलो बच्चों एंड द मोस्ट वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे कि बच्चों चार्ज को हम लोग किसी बॉडी पे कैसे दे सकते हैं या कितने टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, और उसके बाद बच्चों हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज को हमारा जो टॉपिक होगा बच्चों, वो टॉपिक क्या होगा? आज का हमारा पहला टॉपिक होगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों अभी तक सिर्फ हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी तक सिर्फ हम लोग पॉइंट चार्ज को पढ़े थे। एक रिंग को अगर छोड़ दिया जाए तो पॉइंट चार्ज को पढ़े थे, और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले थे। उसके बाद डाइपोल वगैरह पढ़े थे। ठीक है बच्चों, अब क्या है कि हमको ये बताना है कि चार्ज को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो टॉपिक है एज इट इज है, जैसा हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, यानी किसी बॉडी पे जो मास है वो कैसे रह सकता है। एग्जैक्टली सेम हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, याद करो बच्चों कि हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग तीन टाइप की मास डेंसिटी पढ़े थे, डिफाइन किए थे। पहले क्या? लीनियर मास डेंसिटी, यानी कि किसी बॉडी के पास सिर्फ क्या हो? लेंथ हो। ठीक है, तो उसका जो मास होगा बच्चों वो कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? उसके लेंथ पे। उसके बाद क्या पढ़े थे बच्चों? सरफेस या एरियल मास डेंसिटी, यानी किसी बॉडी के पास क्या हो? एरिया हो, सिर्फ एरिया हो, टू डायमेंशनल बॉडी हो, तो उसका जो मास होगा वो कहां पे होगा? उस बॉडी के एरिया पे होगा। और लास्ट में क्या पढ़े थे बच्चों? वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। एज इट इज क्या पढ़ेंगे बच्चों कि हमारे पास जो चार्ज भी होता है वो तीन टाइप का होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मान लो बच्चों कि किसी बॉडी के पास सिर्फ क्या हो? सिर्फ लेंथ हो, तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी। सबसे पहले क्या लिखेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसको किससे डिनोट करते हैं बच्चों? लैम्डा से। देखो अगर मान लो कोई हमारा वन डायमेंशनल बॉडी है, मान लो ये हमारा क्या है? एक ऐसी तार है, वायर है। अब बच्चों इस पे अगर हम चार्ज देंगे, अगर इसको मान लो 2 कूलम चार्ज दिए, 3 कूलम चार्ज दिए, 4 कूलम चार्ज दिए, तो बच्चों चार्ज कहां पे जाएगा? चार्ज हमेशा कहां पे जाएगा? हमेशा इसके लेंथ पे जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ क्या है? लेंथ है। ठीक है बच्चों, तो इसको क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज। इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर तुम इसको लिखना चाहते हो, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखो, या फिर इसको, इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग? इस डिस्ट्रीब्यूशन को लिखेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों। ठीक है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा। मान लो बच्चों कि इसका यूनिट लेंथ पे अगर हमको लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करना है, तो मान लो इसका लेंथ है कितना बच्चों? ये छोटा सा लेंथ है कितना? dl। इस छोटे से लेंथ पे इसके पास कुछ ना कुछ चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा बच्चों? चार्ज होगा मान लो कितना? dq। ये यूनिट लेंथ या छोटे से लेंथ dl पे कितना इसके पास चार्ज है? dq। हमको नहीं पता, ये टोटल हमारा l लेंथ का अगर वायर होगा, इसके पास कुछ भी चार्ज हो सकता है, q। तो सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे बच्चों? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? लैम्डा। और ये क्या होता है बच्चों? इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ये होता है हमारा चार्ज पर यूनिट, क्या? चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि यूनिट लेंथ पे चार्ज। तो मान लो लैम्डा है, इसके डीएल लेंथ पे कितना चार्ज है बच्चों? dq। तो क्या लिखेंगे? dq डिवाइडेड बाय कितना? dl। लैम्डा कितना हो जाएगा? dq डिवाइडेड बाय कितना? dl। ऐसे ही क्या लिख सकते हैं? यहां से लिख सकते हैं हमारा जो dq हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू कितना हो जाएगा? dl। ये हमारा dl लेंथ पे क्या निकल गया? चार्ज भी निकल जाएगा dq। या फिर लैम्डा निकाल सकते हैं कि dl लेंथ पे कितना चार्ज है? dq। तो लैम्डा कितना होगा? dq डिवाइडेड बाय कितना? dl। अब इसके बाद बच्चों अगर हम चाहते हैं कि हम कितना पे निकाल ले? L लेंथ पे चार्ज निकाल ले, तो दोनों साइड क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा? ये dq इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लैम्डा कितना हो जाएगा बच्चों? लैम्डा इंटू कितना? dl। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। अब यहां पे लिखना, ये हमारा जनरल फॉर्मूला हुआ। अब यहां पे लिखना कि इफ लैम्डा हमारा क्या हो? कांस्टेंट हो या यूनिफॉर्म हो। अगर हमारा लैम्डा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं? जो dq का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? q।
लेमडा बाहर जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो गया एल। ये किसके लिए है बच्चों, ये हमारा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, और ये वाला क्या है, ये वाला हमारा जनरल केस है, ये वाला हमारा जनरल केस है। ठीक है बच्चों, तो पहला क्या पढ़े हम लोग, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब कि अगर चार्ज सिर्फ कहां पे हो, उसके लेंथ पे हो। ठीक है, और इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या पढ़ते हैं बच्चों हम लोग, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, कि हमारा एल लेंथ पे या किसी भी लेंथ पे कितना चार्ज होगा, निकाल सकते बच्चों। लिखो जल्दी से, इसको मिटा दे, मिटा दे बच्चों, इसको मिटा दे, हो गया। चलो चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं बच्चों, कि हाँ इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं छोटा छोटा, कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है या इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलो सबसे पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, हमको सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि एज्यूम कर लो हमारे पास क्या है, एक वायर है, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास एक वायर है, इसका लेंथ कितना दिया है, इसका लेंथ दिया है 40 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और इस 40 सेंटीमीटर पे चार्ज जो है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो चार्ज है बच्चों वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, 8 माइक्रोकूलम चार्ज। मतलब हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है कि एक हमारे पास रॉड है जिसका लेंथ कितना दिया है, जिसका लेंथ है 40 सेंटीमीटर, और इस पे क्या किया गया है बच्चों, इस पे 8 माइक्रोकूलम चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, मतलब एक बराबर से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है फाइंड द चार्ज ऑन, फाइंड द चार्ज ऑन 5 सेंटीमीटर रॉड, कट ऑन इट, कट फ्रॉम इट। अगर इससे क्या करते हैं, इससे एक 5 सेंटीमीटर तार का टुकड़ा, मतलब यहां से एक तार का टुकड़ा काट लेते हैं जिसका लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, तो हमसे क्या बोला है कि बताइए उस पर कितना चार्ज होगा। निकाल सकते हैं, निकल जाएगा बच्चों, आई थिंक बन भी गया होगा, बन गया, बन गया, बना दे, बना दे बच्चों। चलो देखो देखो कैसे बनेगा, हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पे 40 सेंटीमीटर पे कितना चार्ज है, 8 माइक्रोकूलम, तो यूनिट लेंथ पे चार्ज निकाल सकते हैं क्या, यानी लेमडा। लेमडा क्या होता है, चार्ज, लेमडा क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ पे चार्ज। तो लेमडा हो जाएगा बच्चों, चार्ज कितना है 8 माइक्रोकूलम, और कितने लेंथ पे है 40 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहां से लिख सकते हैं 1/5, ये 1/5, ये कितना हो जाएगा बच्चों 1/5 माइक्रोकूलम पर क्या सेंटीमीटर। देखो बच्चों ये माइक्रोकूलम पर सेंटीमीटर में निकाले हैं, तो अब कितना निकालना है, यानी कि 1 सेंटीमीटर पर कितना चार्ज होगा 1/5, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, नाउ चार्ज ऑन 5 सेंटीमीटर लेंथ, 5 सेंटीमीटर लंबा तार के लिए क्या लिखेंगे, Q बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, लेमडा इंटू क्या L हो जाएगा। तो यहां से Q इज इक्वल टू लेमडा का वैल्यू कितना निकालेगा, कि लेमडा क्या हमारा कांस्टेंट आया है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, Q बराबर लेमडा L। Q कितना है बच्चों 1/5 माइक्रोकूलम पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय कितने लेंथ पे 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 5 से 5 कट गया, यानी कि चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों 1 माइक्रोकूलम, यानी इस पे कितना चार्ज होगा 1 माइक्रोकूलम। यानी कि अगर इससे हम एक 5 सेंटीमीटर का रॉड काटेंगे तो उस रॉड पे कितना चार्ज आएगा हमारे पास 1 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा। क्लियर है बच्चों, बन जाएगा, बन जाएगा बच्चों। मिटाएं इसको, मिटा दे, मिटा दे बच्चों। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, आप लोग बना सकते हो कि एज्यूम करो हमारे पास क्या है, एक रॉड है, एक ऐसा रॉड है। ठीक है, इस रॉड पे क्या बोला गया है, इसका लेंथ कुछ दिया हुआ है, हमको नहीं पता है किसी लेंथ का है, लेकिन इस पे क्या है, इस पे दिया हुआ है, इस पे जो लेमडा दिया हुआ है वो कितना है बच्चों 2x कूलम पर मीटर, यानी
इसके यूनिट लेंथ पे जो चार्ज दिया है बच्चों वो कितना है 2x कूलम्ब पर मीटर, वेयर x क्या है, वेयर x हमारा पोजीशन है, x क्या हो गया हमारा पोजीशन मतलब लेंथ, यानी कि जैसे जैसे x चेंज होगा हमारा लेमडा का वैल्यू क्या होगा चेंज होगा, यानी कि लेमडा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। यानी कि हमसे बोला है कि एक वायर है जिसका कुछ लेंथ है, उसके लेंथ पे माने उस वायर पे यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है 2x कूलम्ब पर मीटर, ठीक है। तो हमसे क्या बोला है फाइंड द, हमसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द चार्ज ऑन 10 सेंटीमीटर लेंथ। अगर इस वायर के 10 सेंटीमीटर पे अगर हमको चार्ज निकालना हो तो कैसे चार्ज निकाला जाएगा, आप चार्ज निकाल सकते हो, जल्दी से निकालो। निकल गया, निकल गया बच्चों, अरे निकल गया, बना सकते हम लोग, देखो बन जाएगा। अच्छा ये बताओ हमको क्या दिया है, हमको लेमडा दिया है, लेमडा कितना है 2x कूलम्ब पर मीटर, और लेंथ दिया है, लेंथ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करो कितना हो जाएगा 0.1 मीटर, लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू कितना होता है dq बाई dl, ये तो जनरल फॉर्मूला होता है, तो यहां से dq कितना हो जाएगा लेमडा इंटू कितना dl, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, dq का इंटीग्रेशन q। अब देखो यहाँ पे लेमडा हमारा जो है वो कांस्टेंट नहीं है, लेमडा हमारा कितना है 2x, और लेंथ मान लो कितना dx, कहां से कहां तक 0 से लेके कहां तक 0.1 तक, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया 2 बाहर आ जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन कितना x स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक 0 से 0.1, 2 से 2 कैंसिल, यानी यहां से जो हमारा चार्ज आएगा q वो कितना हो गया बच्चों x स्क्वायर, कहां से कहां तक 0 से लेके 0.1, यानी कि 0.1 का होल स्क्वायर माइनस कितना 0 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 0.01 माइनस कितना 0, यानी q इज इक्वल टू कितना हो गया 0.01 कूलम। यानी बच्चों इस जो तार है, ये वाला तार है, इसके 10 सेंटीमीटर पे कितना कूलम चार्ज होगा 0.01 कूलम चार्ज होगा। निकाल सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं बच्चों, आया बात समझ में। चलो इसके बाद क्या होता है, ये हमारा क्या है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद क्या होगा बच्चों, अगर मान लो कि एक बॉडी था जिसके पास सिर्फ लेंथ था, दूसरे बात क्या हो सकता है बॉडी 2 डायमेंशनल हो सकता है, यानी उसके पास क्या हो सकता है, उसके पास एरिया हो सकता है, तो उस पर भी क्या कर सकते हैं बच्चों, उसका भी हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। मिटा दे इसको, मिटा दे। चलो तो अगला हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, अगला हमारा क्या होगा, अगला होगा हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगला क्या होगा हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगली हेडिंग लिखो, अगली हेडिंग होगी हमारी, यहां पे लिख सकते हैं हम लोग सरफेस चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा सा इसको समझते हैं हम लोग, या इसको एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। मतलब अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास 2 डायमेंशनल बॉडी है, 1 डायमेंशनल नहीं रहा, कितना हो गया बच्चों 2 डायमेंशनल बॉडी हो गया, ठीक है। और उस पे हमारा क्या है, उस पे हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि हमारा ये हो गया, एक मान लो ऐसे सीट हो गया, और सीट पे क्या बच्चों ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके रखे हैं, यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और यहाँ पे हमको चार्ज निकालना है, तो यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे बच्चों, वहां पे क्या डिफाइन किए थे लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज कहाँ पे होगा लेंथ पे, तो यहाँ पे चार्ज कहाँ पे होगा एरिया पे होगा, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे एरियल चार्ज डेंसिटी, या उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी, और उसको किससे डिनोट करते हैं सिग्मा से। मान लो बच्चों अब सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए क्या करेंगे कि मान लेंगे यहां पे क्या है बच्चों एक छोटा सा एरिया कितना dA, इस छोटे से एरिया पे कितना चार्ज है dQ, अरे इसमें कहीं पे भी एक एलिमेंटल एरिया ले सकते हैं dA छोटा सा, उस पर कितना चार्ज होगा कुछ ना कुछ चार्ज होगा, मान लो कितना dQ। तो ये हमारा क्या होता है जो सिग्मा होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा चार्ज पर यूनिट एरिया, क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां से सिग्मा कितना हो जाएगा, चार्ज कितना है बच्चों dQ और एरिया कितना है dA,
तो हम सिग्मा कितना लिख सकते हैं, डी क्यू डिवाइडेड बाई कितना, डी ए। डी ए क्या है, एरिया, तो यहां से डी क्यू कितना निकल जाएगा, डी क्यू निकल जाएगा यहां से कितना बच्चों, सिग्मा इंटू कितना, डी ए। ठीक है, अब हमको अगर किसी पर्टिकुलर एरिया पे निकालना होगा तो दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू डी ए। डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, क्यू, और ये कितना हो गया, इंटीग्रेशन सिग्मा इंटू डी ए। ये हमारा जनरल फॉर्मूला बना, ये क्या बना बच्चों, हमारा जनरल फॉर्मूला। लेकिन अगर यहाँ पे लिखेंगे इफ सिग्मा इज क्या, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट, तो इस सिग्मा को बाहर निकाल लेना, क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। जैसा हम लोग कहाँ पे पढ़े बच्चों, एज इट इज जैसा हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़े हैं, एग्जैक्टली क्या हो जाएगा हमारा सरफेस चार्ज या एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चेंज क्या होगा, यहाँ पे लेंथ के जगह पे क्या आ गया, एरिया, क्योंकि चार्ज इस बार कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, एरिया पे, और वहां पे हम लोग सिग्मा लेमडा डिफाइन किए थे, और यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, सिग्मा। लिखो बच्चों इसको, अगला पढ़ाते हैं, जल्दी से लिखो। हो गया, मिटा दे, मिटा दे बच्चों, हो गया बच्चों, मिटा दे इसको, चलो मिटा देते हैं। ठीक है, अगला क्या हमारा, अगला हमारा होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि इस बार क्या हो जाए, जो हमारा 3 डायमेंशनल बॉडी है उस पे चार्ज देना है। तो अगला टॉपिक लिख सकते हो आप लोग, अगला टॉपिक लिखो, अगला टॉपिक होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी किसी बॉडी के वॉल्यूम पे कितना चार्ज होगा। ठीक है, ये देखना है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग। अच्छा ये बताओ, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एज्यूम कर लो हमारे पास एक ऐसा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, इस पे क्या है बच्चों, यूनिफॉर्मली चार्ज इसके अंदर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एकदम अच्छे से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या चाहे नॉन यूनिफॉर्म कैसा भी हो सकता है। बच्चों इस पे हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, इस पे भी हम लोग चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करेंगे। तो यहां पे क्या डिफाइंड होता है बच्चों, यहां पे डिफाइंड होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको किससे डिनोट करते हैं बच्चों, रो से। ये हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, रो। कैसे डिफाइंड होगा बच्चों, यहां पे क्या कंसीडर करेंगे, मान लो इसमें से एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, कितना वॉल्यूम बच्चों, dv, और इस वॉल्यूम पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा कितना, dq। तो यहां पे क्या डिफाइन करेंगे, पहले रो को। रो क्या होता है बच्चों, रो होता है हमारा चार्ज पर यूनिट क्या, वॉल्यूम। पहला था लेमडा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, दूसरा क्या था, एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा था, और तीसरा क्या हुआ, रो, जो क्या हुआ, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे रो को कैसे लिखेंगे बच्चों, हमारा रो क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा dq डिवाइडेड बाय कितना बच्चों, dv। तो यहां से जो हमारा dq होगा वो dq कितना हो जाएगा, रो इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, dv। तो dq बराबर कितना, रो इंटू dv। लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। अब इसको क्या कर दो, अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, चार्ज मिल जाएगा। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, dq इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इंटू dv का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। तो dq का इंटीग्रेशन कितना हो गया, q, और यहाँ पे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू कितना, dv। ये हमारा जनरल फॉर्मूला हुआ। अब यहाँ से फिर वही लिखेंगे बच्चों कि इफ रो क्या हो जाए हमारा, इफ रो इज कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो रो कहाँ जाएगा, बाहर। तो q इज इक्वल टू कितना हो गया, रो, और dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v, यानी q बराबर कितना हो गया, रो इंटू v। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी बच्चों हम लोग क्या पढ़े अभी तक जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 3 टाइप का होता है। यानी किसी बॉडी पे 3 तरह से चार्ज रह सकता है। एक क्या रह सकता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे हम लोग लैम्डा डिफाइन किए हैं, क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। उसके बाद क्या हो सकता है बच्चों, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पे क्या डिफाइन किया बच्चों, सिग्मा डिफाइन किए हैं, वो क्या हो सकता है बच्चों, चार्ज पर यूनिट एरिया। और तीसरा क्या डिफाइन किए हैं बच्चों, तीसरा हम लोग
वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यानी कि यहां पे क्या हो सकता है बच्चों, चार्ज पर यूनिट क्या, वॉल्यूम। ऐसे हम लोग करके तीनों को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर हुआ बच्चों। इस पे क्वेश्चन कर लो, चलो इस पे भी एक क्वेश्चन कर देते हैं, कर ले बच्चों, मिटाएं इसको, चलो मिटा देते हैं। है क्या क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन बनेगा हमारे पास कि एज्यूम कर लो हमारे पास क्या बच्चों, एक एस्फीयर है, एस्फीयर है जिसका रेडियस कितना दिया है, मान लो इसका रेडियस दिया है 8 सेंटीमीटर। इस पे कितना चार्ज है, इस पे चार्ज है 10 माइक्रोकूलम। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, इससे हम लोग जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ये हमारा चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इससे हम लोग क्या करते हैं, इस एस्फीयर से हम लोग 2 सेंटीमीटर के एक एस्फीयर को कट करते हैं। एक एस्फीयर जिसका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, उसको क्या किया जाता है, यहां से कट करके बाहर निकाला जाता है। तो हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है कि बताइए फाइंड द चार्ज ऑन, फाइंड द चार्ज ऑन ए स्मॉल एस्फीयर, ये छोटे एस्फीयर एस्फीयर पे कितना चार्ज होगा, ये क्या करना बच्चों को कैलकुलेट करके बताना है। अगर बड़े वाला जो एस्फीयर है जिसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, उस पर कितना चार्ज है 10 माइक्रोकूलम। तो इससे अगर हम कितना 2 सेंटीमीटर का अगर एक एस्फीयर कट करते हैं जिसका रेडियस कितना है, सॉरी 2 सेंटीमीटर का अगर स्फीयर कट करते हैं 2 सेंटीमीटर वाला रेडियस का, तो हमसे क्या पूछा है कि इस पे चार्ज कितना हो, ये बताइए। निकाल सकते हो, बनाओ जल्दी से, बन जाएगा, बन गया, बन गया बच्चों, चलो बना देते हैं। यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, अगर देखो हम लोग तो क्या डिफाइन करेंगे, ये वॉल्यूम है तो यहां पे रो डिफाइन करो। रो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज कितना है बच्चों 10 माइक्रोकूलम। अब वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई इंटू कितना 8 सेंटीमीटर का क्यूब। ये हमारा क्या आया, ये हमारा रो आया, यानी यूनिट वॉल्यूम पे। और ये क्या है बच्चों, देखो कांस्टेंट है, ठीक है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो रो निकाल लिए, तो रो अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो चार्ज निकाल सकते हैं क्यू डैश, नया जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा क्यू इंटू रो इंटू कितना होता है वी। तो जो 2 सेंटीमीटर के रेडियस वाला एस्फीयर पे चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, रो तो सेम होगा कितना 10 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय कितना 4/3 पाई इंटू 8 सेंटीमीटर का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा बच्चों, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई इंटू कितना 2 सेंटीमीटर का क्यूब। देखो यहां से 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, ठीक है बच्चों। तो यहां पे क्यू डैश कितना होगा 10 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 8 का क्यू, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 का क्यू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 से 8 कैंसिल, यानी कि जो नया चार्ज होगा वो कितना हो गया 10/64 माइक्रोकूलम। यानी कि 2 सेंटीमीटर के रेडियस वाले स्फीयर अगर कट करेंगे तो उस पर कितना टोटल चार्ज मिलेगा हमको 10/64 माइक्रोकूलम चार्ज मिलेगा। आई थिंक बच्चों आप लोगों को यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर हमारा क्या होता बच्चों, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता तो क्या करते, तो यहां पे हम लोग इंटीग्रेट करते, ठीक है, इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, क्यू डैश इक्वल टू कितना रो इंटीग्रेशन ऑफ रो इनटू कितना डीवी। तो रो के टर्म में अगर x आता और यहां पे भी x होता तो उसको इंटीग्रेट करके लिखते, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता, ठीक है, बना सकते हैं। मिटाए बच्चों इसको, 1-2 क्वेश्चन दे देते हैं जो तुम लोग खुद से अटेम्प्ट कर लो इस यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि एज्यूम करो इफ 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 8 mm
on a sphere of radius 8 mm, then find the charge on 6 mm सेंटीमीटर है, चलो सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर रेडियस स्फीयर। अगर हमसे क्या बोला है कि 8 सेंटीमीटर के स्फीयर पे कितना चार्ज है, 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि 6 सेंटीमीटर का अगर स्फीयर उससे निकालते हैं तो कितना चार्ज होगा। निकाल सकते हो, इजी है। अगला क्या बच्चों कि हमारे पास एज्यूम करो एक एरिया है, ये सरफेस है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दिया है, 2x स्क्वायर कूलम पर मीटर या 3x स्क्वायर कूलम पर मीटर। चलो ऐसे दिया हुआ है 3x स्क्वायर कूलम पर मीटर, ठीक है। तो फाइंड द चार्ज ऑन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, कि इसके 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे कितना चार्ज होगा। चलो ये दो क्वेश्चन आप लोग खुद से अटेम्प्ट करो, जो डाउट हो पूछ सकते हो हमसे, आपको पता है कैसे पूछना है। क्लियर है बच्चों, मिटा दे इसको, मिटाए इसको, हो गया। चलो बच्चों यहां से क्या होता है, यहां से हमारा जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंप्लीट होता है, कि हमको कैसे बेसिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ना था, 3 टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस पर क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। अगला क्या है बच्चों, अगला हमको पढ़ना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। आज का जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जिसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, जिसको पढ़ेंगे हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, अलग अलग टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, दूसरी चीज। और तीसरी चीज क्या पढ़नी है हम लोग को, तीसरी चीज हम लोग को यह पढ़नी है कि जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, इतनी चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम इक्विपोटेंशियल सरफेस देखते हैं कि हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा। अरे देखो नाम, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल हमको पोटेंशियल, और सरफेस ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो, यानी कि सरफेस पे पोटेंशियल क्या हो, यूनिफॉर्म हो, वैसे सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे, ईच एंड एवरी पॉइंट पे हमारा जो पोटेंशियल है वो क्या हो, वो यूनिफॉर्म हो, वैसे सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे सरफेस को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो क्या लिखेंगे यहां से, अगर डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं द सरफेस in which potential is क्या, यूनिफॉर्म at any point या कांस्टेंट at any point, then the surface is called इक्विपोटेंशियल सरफेस। वैसे सरफेस को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे सरफेस को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे, ईच एंड एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वैसे सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। डिफिनीशन इतना ही है, बस खत्म, और कुछ नहीं पढ़ना है, डिफिनीशन काफी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या, बस इतना काफी है। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों, अलग अलग टाइप के चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा। देखो बच्चों इसमें बहुत सारा चार्ज, ऐसे अगर देखा जाए तो टॉपिक सबसे लास्ट में आना चाहिए, लेकिन बच्चों हम लोग अगर पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग फ्लक्स वगैरह स्टार्ट करेंगे तो वो थोड़ा अलग कंसेप्ट होगा। तो पोटेंशियल पढ़े तो पोटेंशियल के साथ साथ इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजों को हम लोग समझेंगे जो आगे चल के क्लियर होती जाएंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस में। एग्जाम्पल ले सकते हैं किसका, यहां पे सबसे पहला लिखो
इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर क्या, फॉर पॉइंट चार्ज, फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, समझना ध्यान से। मान लो यहां पे हम क्या लिख दिए, यहां पे एक हमारा पॉइंट चार्ज है Q। इस पॉइंट चार्ज के लिए कैसा सरफेस ड्रॉ करें कि उसके हर एक पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। समझो ध्यान से। अच्छा ये बताओ, अगर हम ये सोचे कि पॉइंट चार्ज के लिए किसी जनरल डिस्टेंस r पे हमारा पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, v इक्वल टू कितना, KQ डिवाइडेड बाई r। ये हमको क्लियर है। अब ये बताओ बच्चों, इतना समझ सकते हो कि अगर हमको पोटेंशियल कांस्टेंट करना है तो ये वाला टर्म भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऐसा सरफेस ड्रॉ करना चाहिए जिसके लिए K तो हमारा कांस्टेंट होगा, Q तो हमारा कांस्टेंट होगा, ये दोनों कांस्टेंट है, और क्या कांस्टेंट हो, R भी कांस्टेंट हो। ठीक है, इसके लिए ऐसा पॉइंट चार्ज के लिए ऐसा सरफेस ड्रॉ करो जिसके लिए रेडियस क्या हो, कांस्टेंट हो। क्या हो सकता है, पूरा कवर करना है बच्चों ऐसा सरफेस, तो क्या बन जाएगा, एस्फीयर। देखो यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, इसको कवर करना है तो चारों तरफ से एस्फीयर से ढक दो, बना सकते हैं एस्फीयर। बीच में इसके सेंटर पे रखा हुआ है क्या, ये पॉइंट चार्ज। तो एस्फीयर के हर एक पॉइंट का सॉरी जो डिस्टेंस होगा इससे वो क्या होगा बच्चों, वो सेम होगा। ये एस्फीयर के हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा इससे क्या होगा, सेम होगा r। तो r भी सेम होगा, KQ हमारा कांस्टेंट था, तो इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज क्या होता है, एस्फीयर या हॉलो स्फीयर बोल सकते हो। क्या होता है, हॉलो स्फीयर। ठीक है, या स्फीयर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो एग्जांपल ले लिए हम लोग, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉइंट चार्ज क्या होता है, हॉलो स्फीयर। क्लियर बात। इसके बाद क्या होता है बच्चों, इसको मिटाएं, मिटा दे इसको, हो गया, हो गया बच्चों, डिफिनीशन और ये दोनों हो गया, मिटा दे, मिटा दे इसको। चलो इसके बाद क्या आता है हमारा लाइन चार्ज। देखो ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर लाइन चार्ज। कौन सा चार्ज बच्चों, लाइन चार्ज। यानी लीनियर चार्ज के लिए हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, लाइन चार्ज। मतलब एक ऐसा वायर है, एक ऐसा रॉड है, इनफाइनाइट रॉड या जैसा भी रॉड, इस पे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको कैसे घेरा जाए कि इसके ऐसे सरफेस से घेरा जाए कि इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, सोच सकते हैं। देखो सोचने के लिए अगर सिमेट्रिक डायग्राम बनाओगे तो आपको डायरेक्ट यहां से पता होना चाहिए कि इसके लिए हमारा क्या होगा, इसके लिए हमारा सिलेंडर होगा। देखो ऐसे यूनिफॉर्मली घेर दो। हम लोग क्या करेंगे, लाइन चार्ज के लिए बच्चों पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे और पोटेंशियल भी निकालेंगे, तो समझेंगे हम लोग कि इसके लिए भी ये क्या होता है, ये चेंज इन या log a माइनस बी पे डिपेंड करता है। मतलब अगर डिस्टेंस सेम रहेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस आप लोग याद रख सकते हो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर लाइन चार्ज क्या होता है, सिलेंडर। क्या होता है इसके लिए बच्चों, सिलेंडर। इसके लिए होगा सिलेंडर। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, अगला लिख सकते हैं बच्चों हम लोग सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज का मतलब आप समझते हो, सरफेस चार्ज क्या होगा बच्चों, ऐसे सीट, एक सीट दिया हुआ है, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचना हो तो अगर एक सीट को बच्चों ढकना है, मतलब एक दीवार है, यहाँ पे दीवार उठा दे और दीवार को ढकने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इधर से भी एक दीवार उठाएंगे और इस साइड में भी क्या करेंगे, एक दीवार उठाएंगे। तो इसके लिए क्या होगा, सीट के लिए क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, एक सीट हो जाएगा। सीट के लिए क्या होता है, खुद सीट हो जाएगा। यानी कि पॉइंट चार्ज के लिए हॉलो स्फीयर, लाइन चार्ज के लिए क्या, सिलेंडर, और सीट सरफेस चार्ज के लिए क्या होता है बच्चों, सरफेस चार्ज के लिए सीट ही होगा। ठीक है, इसके बाद क्या आता है बच्चों, इसके बाद आता है मान लो एस्फीयर्स। एस्फीयर्स के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, इसको मिटाएं, इसको लिख लो तुम लोग।
मिटा दे बच्चों, इसको मिटा दे। चलो इसको मिटाते हैं। अगला क्या होगा बच्चों, फॉर ए स्फीयर, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर क्या बच्चों, स्फीयर्स। यहां पे अगला लिख सकते हो, अगला पॉइंट लिखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर स्फीयर्स। स्फीयर्स के लिए क्या होगा, देखो बच्चों आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये हमारा क्या होगा, ये मान लो हमारा एक स्फीयर है, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, ठीक है बच्चों। तो चाहे स्फीयर हॉलो हो या सॉलिड हो, बच्चों आगे चल के पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर किसकी तरह बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह। मतलब स्फीयर्स के लिए इसके सेंटर से यहाँ पे अगर तुम क्या निकालोगे, मान लो इसका चार्ज कितना है Q और इसके रेडियस है R, तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल लिखोगे V तो कितना होगा KQ/R। मतलब स्फीयर से बाहर किसी भी पॉइंट पर अगर आप क्या निकालना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हो, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अब पॉइंट चार्ज के लिए बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, स्फीयर। तो हमारा स्फीयर्स के लिए भी इक्विपोटेंशियल क्या होगा, स्फीयर। लेकिन कैसा स्फीयर, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है स्फीयर के लिए, इसके लिए होता है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। यानी एक स्फीयर के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होता है। क्लियर है बात बच्चों, ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस बच्चों ये बड़ा बोर्ड में पूछा जाता है, आपको ये पता होना चाहिए अभी तक। पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, होलो स्फीयर या स्फीयर। लाइन चार्ज के लिए क्या होता है बच्चों, सिलेंडर। सीट के लिए क्या होता है, एक दूसरा सीट। और हमारे पास अगर स्फेरिकल बॉडी हो तो इसके लिए क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, ठीक है। इसके बाद होता है बच्चों फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे क्या लिखेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस समझना बच्चों, ये बहुत बार पूछा है सीबीएसई के एग्जाम में। ये मान लो हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, इसके लिए हमको क्या निकालना है बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हमको बच्चों इतना पता होना चाहिए, हम लोग पढ़ चुके हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज है, यानी कि ऐसा कोई भी सरफेस नहीं बनेगा जो इसके डायरेक्शन में ऐसे हो। अपोजिट डायरेक्शन में भी क्या होता है, पोटेंशियल इंक्रीज होता है। कैसे डायरेक्शन में बच्चों पोटेंशियल कांस्टेंट होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यानी बच्चों यहां पे क्या बनेगा, एक प्लेन बनेगा। ये क्या बनेगा बच्चों, एक प्लेन, ये वाला प्लेन हुआ। कैसे बनेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक प्लेन, ऐसे प्लेन, ऐसे प्लेन्स बनेंगे जो हमारे क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, मान लो इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये वाला एक्स एक्सिस है, ठीक है बच्चों। तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन, ये वाला प्लेन। ये प्लेन क्या हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये हमारा प्लेन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लेन हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी प्लेन होगा। अगर मान लो एक्स एक्सिस में है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्स के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होता है, ये वाला प्लेन को क्या बोलेंगे, वाई जेड प्लेन। ये वाला वाई एक्सिस, ये वाला कौन सा एक्सिस, जेड एक्सिस। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, यूनिफॉर्म है, तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा बच्चों, वाई जेड प्लेन में वाई जेड प्लेन बनेगा ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक परपेंडिकुलर प्लेन होता है। अगर मान लो बच्चों ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना होता, ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में। तो ये आप खुद से सोचो, प्लेन बनेगा परपेंडिकुलर, क्या वो इक्वी स्पेस्ड बनेगा कि पास पास बनेगा कि दूर दूर बनेगा, ये आप लोग खुद से थोड़ा सोचो, ठीक है बच्चों। डाउट है जब बेसिकली ये आप हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे सीबीएसई के प्रीवियस ईयर का, तो उसमें डाउट देंगे आपको। अभी आप खुद से सोच सकते हो। अगर मान लो हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या बोले, इक्वी स्पेस्ड परपेंडिकुलर प्लेन बनेगा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे होगा, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, अगर मान लो इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करे इलेक्ट्रिक फील्ड का, या इसका मैग्नीट्यूड क्या करे, डिक्रीज करे, तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगे, बना सकते हो आप लोग।
तो बच्चों हम लोग जितना इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ना था पढ़ लिए, लाइन चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, सीट के लिए, वॉल्यूम चार्ज के लिए, और क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ लिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है ये पढ़ लिए। अब क्या पढ़ना है बच्चों, अब हम लोग को इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज पढ़नी है और उस प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा थोड़ा सा क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर बात, क्लियर हुआ? इसको मिटाएं, क्लियर है बच्चों? इसको मिटा दे, मिटा दे इसको। चलो अगला हेडिंग लिखो, क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगला क्या हेडिंग होगा बच्चों? इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या प्रॉपर्टी। तो अगला टॉपिक लिखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां पे लिखो, ये होगा हमारा अगला पॉइंट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस की। पहले क्या होगा, पहली प्रॉपर्टी जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या होगी बच्चों? सबसे जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, क्या लिखेंगे बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे लिखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, between any two points on equipotential surface, equipotential surface कितना होगा बच्चों? सरफेस इज क्या? जीरो। अरे ऑब्वियस सी बात है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का डिफिनीशन क्या होता है कि ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल कितना होगा? जीरो, कांस्टेंट होगा या यूनिफॉर्म होगा। इक्विपोटेंशियल मतलब ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो? कांस्टेंट हो। अब ऐसा सरफेस मान लो इक्विपोटेंशियल सरफेस, अब इसका भी पोटेंशियल और इस पॉइंट का मतलब इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल लोगे वो कांस्टेंट होगा। तो क्या बोला है कि इसके किसी भी इस सरफेस के किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, यार अगर पोटेंशियल ही इक्वल है तो कोई भी दो पॉइंट लोगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? जीरो ही होगा। पोटेंशियल इक्वल है तो उसका डिफरेंस कितना होगा? जीरो होगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी है जो बेसिक सी प्रॉपर्टी है जो हम सबको पता है। दूसरा क्या प्रॉपर्टी है बच्चों? इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है द वर्क डन टू मूव ए चार्ज, to move a charge by electrostatics और कंजर्वेटिव फोर्स से भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ब्रैकेट में क्या लिखोगे तुम लोग? कंजर्वेटिव फोर्स। कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स हो, कंजर्वेटिव फोर्स। द वर्क डन टू मूव ए चार्ज, द वर्क डन टू मूव ए चार्ज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ब्रैकेट में क्या? कंजर्वेटिव फोर्स ऑन, चाहे फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। अरे सही बात है। हम क्या जानते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना होता है बच्चों? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैसे लिखते हैं? Q इंटू कितना? V। तो अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखना है डेल्टा U, तो ये Q तो हमारा कांस्टेंट है, ये क्या लिख सकते हैं? Q इंटू क्या लिख सकते हैं? डेल्टा V। यही क्या हो जाएगा बच्चों? यही हो जाएगा माइनस ऑफ वर्क डन के बराबर। कंजर्वेटिव फोर्स का अगर वर्क डन है तो अब देखो बच्चों ये वर्क डन निकालना है
अब डेल्टा भी अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो अभी ऊपर वाला प्रॉपर्टी पढ़े कि डेल्टा भी कितना होगा, जीरो। डेल्टा भी जीरो होगा तो क्यू से मल्टीप्लाई करोगे, ये जीरो हो जाएगा तो एनर्जी जीरो, तो इसका मतलब वर्क डन भी कितना हो जाएगा, जीरो। यानी कि वर्क डन टू मूव ए चार्ज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है, ठीक है, फ्रॉम कहां से, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन ए इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज कितना, जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा, चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, अब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा तो वर्क डन भी कितना होगा बच्चों, जीरो होगा। ये हमारी क्या हुई प्रॉपर्टी, लिखो इसको जल्दी से, मिटाए इसको, मिटा दे बच्चों। अगली प्रॉपर्टी लिखे अगली प्रॉपर्टी, चलो मिटा देते, मिटा दे, यहां से मिटाते। देखो अगली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, अगली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो अगली प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में बड़ा मजेदार क्वेश्चन बनेगा। अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्या लिखेंगे बच्चों, अगली प्रॉपर्टी लिखो, जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज perpendicular to equipotential surface, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो हमेशा क्या होगा, हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा, अगर मान लो ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस बना, ये वाला हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस बना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, हर एक पॉइंट पे इस सरफेस के क्या होगा, ऐसे परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, तीसरी प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रहा है। अगला क्या हो सकता है, अगला हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए पढ़े थे, क्या बच्चों कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहां पे क्या पढ़ेंगे बच्चों, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट कट ईच अदर। दो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगा, यानी कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट कट ईच अदर, ठीक है। क्यों नहीं करेगा, जैसा हम लोग पढ़े हैं, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए, कि अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट कर देता तो इसके भी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस सरफेस के भी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो क्या है, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, चौथी प्रॉपर्टी। रहने देते बच्चों प्रॉपर्टी इतनी, इसके बाद क्वेश्चन करते रहेंगे इस पे। यानी कि पहला क्या पढ़े कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। दूसरा क्या पढ़े कि अगर वर्क डन करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो उस पे लगने वाला नेटवर्क कितना होगा, जीरो। तीसरा क्या होता है बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और चौथा क्या पढ़े बच्चों कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं करेगा। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया कैसे। चलो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, नहीं तो लंबा लेक्चर होगा। लास्ट क्वेश्चन मिटा दे बच्चों। चलो एक एचसी वर्मा का क्वेश्चन है बच्चों, एचसी वर्मा के साथ 66 नंबर क्वेश्चन है, 63 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। इसी पे देखो कैसे बनेगा। हमसे बोला है कि ऐसा एक बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ऐसा कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया हुआ है, ऐसा कुछ ऐसा सरफेस है, ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस टाइप का इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसका पोटेंशियल दिया बच्चों, इसका कितना है, इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट, इसका कितना है 20 वोल्ट, इसका पोटेंशियल कितना है 30 वोल्ट, इसका कितना है 40 वोल्ट, ऐसे ही नीचे बढ़ते जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट दिया बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया 10 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेंथ। ये कितना पे बच्चों 20 सेंटीमीटर, ये कितना पे बच्चों 30 सेंटीमीटर, ये कितना पे बच्चों 40 सेंटीमीटर। हमको क्या बोला है, फाइंड
फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, इन दिस रीजन, इस रीजन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और क्या डायरेक्शन हम लोगों को बताना है। प्योर बच्चों ये जो है वो किसका कंसेप्ट है, थोड़ा सा इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट बनेगा और थोड़ा सा रिलेशन पे बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच रिलेशन। चलो जल्दी से निकालो, निकालो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निकल गया बच्चों, निकल गया, बना दे, बना दे, चलो बना देते हैं। तो वो क्वेश्चन कितना मजेदार है, सबसे बड़ी बात क्वेश्चन कैसे बनेगा समझो ध्यान से। सबसे बड़ी बात क्या होगी बच्चों, ये देखो कि हमको पता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज, हमको पता है ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इंक्रीजेज। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा कि कहीं नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा। पहली बात कि ऐसे बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा तभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। अगर ऐसे बना दोगे कुछ इस टाइप से होगा तो पोटेंशियल बढ़ रहा है जो कि गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले कॉन्सेप्ट हमको भी पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे बनता है। दूसरा क्या कंसेप्ट पता चला बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। मतलब कि ओ सॉरी यार, यहाँ पे एंगल भी दिया हुआ था, एंगल आपको देना जरूरी है, मैंडेटरी हो जाता है। ये दिया 30 डिग्री, ये भी कितना एंगल बना रहा है बच्चों 30 डिग्री, सॉरी यहाँ पे देख लेना एक बार 30 डिग्री। अब फिर से अटेम्प्ट करो, चलो आप फिर से अटेम्प्ट करो, इतना भी बता दिया आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कुछ बनेगा। फिर से अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करो, फिर से हम बनाते हैं अभी। ठीक है, चलो यहां से अब क्या है बच्चों कि हमको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और इस डायरेक्शन में होगा। तो परपेंडिकुलर इसके कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों, ये वाला हो गया हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे भी ड्रॉ करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया ऐसे, ये वाला बच्चों अगर हमारा 30 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ पे सब में एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो ये भी कितना होगा 60, ये भी कितना होगा 60। ठीक है, यानी डायरेक्शन निकालिए बच्चों कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री और ये वाला क्या है 90 डिग्री, यानी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा 120 डिग्री। यानी कि ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल पे है 120 डिग्री पे। देखो ना यहाँ पे भी 120, ये 30 और इसके परपेंडिकुलर है 90, तो 120, ये भी कितना हो गया 120। यानी इसका डायरेक्शन निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 120 डिग्री एंगल पे होगा। अब इसकी मैग्नीट्यूड, तो देखो बच्चों यहां से यहां चलो, इस पॉइंट से कहां चलते हैं, इस पॉइंट चले, तो देखो क्या हो जाएगा। हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चों, वी नो दैट कि dv इज इक्वल टू कितना होता है माइनस ई डॉट कितना होता है dr। आया बात समझ में, dv इज इक्वल टू कितना माइनस ई डॉट dr। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बच्चों, इधर। हमको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है तो dr किधर लेना है, इधर। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। समझ आया बात। तो यहाँ से dv इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, अरे समझ में आया ना बच्चों, ए पॉइंट इस पॉइंट से यहाँ पे जा रहे हैं तो हमारा dr इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है ऊपर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो क्या हो जाए dv इज इक्वल टू माइनस ई इंटू dr इंटू कितना हो जाएगा cos 60। दोनों साइड क्या कर दो इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, मान लो ये हमारा कौन सा पोटेंशियल था 20 वोल्ट और ये कहां तक 10 वोल्ट, तो कहां से कहां तक 20 वोल्ट से लेकर के कहां जा रहा है 10 वोल्ट। और ये लेंथ कहां से कहां है, 20 से कहां जा रहा है 10, तो 0 से लेकर के कहां तक 10 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर से लेकर के 10 सेंटीमीटर, लिख लो 20 सेंटीमीटर, यानी कितना, अरे यार सॉरी डिस्टेंस लेना है ना, इसको ओरिजिन मान लो, तो यहाँ से लेकर कितना 10 सेंटीमीटर, तो 0 से लेकर कितना 0.1 मीटर। अरे यार इसको कोऑर्डिनेट थोड़े लेना है, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से, तो इसको ओरिजिन मान लो। यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, यहाँ वक्त, तो यहाँ से यहाँ जाने का हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये 10 है ये 20 है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अब dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाए बच्चों v,
यहाँ पे देखो dv का इंटीग्रेशन हो गया v, कहाँ से कहाँ तक, 20 से लेकर के कहाँ तक 10 तक, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस e कितना है, e रहने दो, इंटू क्या लिखेंगे dr, इंटू क्या लिखेंगे बच्चों cos कितना, cos हो जाएगा हमारा 60, cos 60 कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है बच्चों। अब मान लो E हमारा क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ कर रहे हैं, हमको देना चाहिए था एंगल 30 डिग्री और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा यूनिफॉर्म। ऐसे आप निकाल भी सकते हो यूनिफॉर्म, सॉरी अगर क्वेश्चन नहीं भी दिया हो तो। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर ये इक्वी स्पेस पे हमारा पोटेंशियल बन रहा है, अभी बताए थे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारा पोटेंशियल क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और हमेशा इसका स्पेस क्या होगा, इक्वी स्पेस। तो देखो ये 10 सेंटीमीटर पे, फिर 10 सेंटीमीटर पे, फिर 10 सेंटीमीटर पे, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर लेंगे हम लोग, बाहर निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 10 वोल्ट माइनस कितना 20 वोल्ट इज इक्वल टू माइनस 10 इंटू E/2, और डी आर का इंटीग्रेशन कितना हो गया R। ठीक है बच्चों, इससे ये कितना, यहाँ पे 10 कहाँ से आया, डी आर का इंटीग्रेशन कितना हो गया R। यहाँ पे देखो ये कितना हो गया माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस E/2, इसको कट मत करो, और R कितना है बच्चों 0.1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये डेसिबल गया यहाँ पे 0 आया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो E इक्वल टू कितना 200 वोल्ट क्या पर मीटर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है 200 वोल्ट पर मीटर। और इसका डायरेक्शन क्या है बच्चों, इसका डायरेक्शन होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बनाएगा 120 डिग्री एंगल बनाएगा। निकाल सकते हैं, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, करना क्या है आज आप लोगों को, जो अगला बच्चों हम लोग का लेक्चर होगा वो डाउट लेक्चर होगा। अगला जो लेक्चर कराएंगे उसमें कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, उसके बाद हम डाउट लेक्चर देंगे जितना आपको डाउट दे चुके हैं। इसके बाद आपको होमवर्क जो होगा बच्चों, होमवर्क करो आप सबसे पहले असाइनमेंट जो हमारा है, असाइनमेंट का आप एक्सरसाइज 2 नहीं बच्चों, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 1 में हम लोग कहां से कहां तक पढ़े थे, एक्सरसाइज 1 में हम लोग 1 to 55 क्वेश्चन किए थे, 55 क्वेश्चन किए थे। एक्सरसाइज 2 में बच्चों 1 to 66 अटेम्प्ट करो आज। एक्सरसाइज 1 में, सॉरी एक्सरसाइज 2 में 1 to कितना 66। एनसीईआरटी में बच्चों हम लोग कहां तक किए थे, इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी की बात करते हो, एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 में जो है हम लोगों का कितना क्वेश्चन हुआ था 1 to, आप अब चाहो तो 15 कर सकते हो क्वेश्चन, 1 से 15, 8 तक शायद करवाए थे, 1 से लेके 15 करो एनसीईआरटी का। ठीक है, एक्सरसाइज 1 का। एक्सरसाइज 2 अभी रहने दो एनसीईआरटी का। और एचसी वर्मा जो है, एचसी वर्मा बच्चों 1 to कितना 66 या 70 के आसपास बन जाएगा, 1 से लेकर के 70, जिसमें से हम शायद 40 करवा दिए थे पहले, डाउट नहीं दिया। और इसका जो डाउट है आपके पास 2 दिन का टाइम है, आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो या ग्रुप में बच्चों डाउट भेज सकते हो। जो भी डाउट होगा हम 2 दिन तक वेट करेंगे, उसके बाद जो भी डाउट होगा इस डाउट क्लास के लिए अलग से एक वीडियो बना करके डालेंगे। अगला जो बच्चों हमारा लेक्चर होगा वो क्वेश्चन पे होगा, जिसपे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चंस करेंगे, कुछ नीट और आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, कुछ इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जितना टॉपिक पढ़े। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करेंगे। तो अगला जो बच्चों जो लेक्चर होगा वो डाउट का लेक्चर होगा, पहले हम क्वेश्चन कराएंगे, उसका नेक्स्ट जो लेक्चर होगा जो आप लोग इसमें डाउट होगा आप पूछ सकते हो। किसी को डाउट है वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे पूछो या ग्रुप में पूछो। इसके बाद बच्चों हम लोग अगला टॉपिक शुरू करेंगे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक है बच्चों, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, अच्छे से रहें, तब तक के लिए ऑल द